नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में बात करने वाले हैं, आपकी ईवीएस की क्लास रहेगी। पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंट स्टडीज़ की क्लास है और इस क्लास में हम टॉप 30 क्वेश्चंस बात करेंगे। टॉप 30 प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है उसी प्रकार के हम ये प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। संपूर्ण सिलेबस का निचोड़ रहने वाला है। 30 में से आप लोगों का क्या फीडबैक है, नीचे कमेंट बॉक्स में सभी ब्रदर सिस्टर टीचर्स को करना जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, टीटी एग्जाम को फतेह करना। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। अक्सर पूछा जाता है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर। तो लगभग मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे पुष्कर मेला तो पहली बात तो राजस्थान में होता है। किस राज्य में होता है? राजस्थान राज्य में होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन राजस्थान के कहाँ पर होता है? अजमेर में होता है। और अजमेर से लगभग 11 किलोमीटर दूर, कितने किलोमीटर दूर? 11 किलोमीटर हिंदुओं का प्रसिद्ध एक तीर्थ स्थल है जिसे पुष्कर कहा जाता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। तो अजमेर इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन है कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है, दवा प्राप्त होती है नीलगिरी के पौधे से, एक्रोनाइट के पौधे से, सिनकोना के पौधे से या जलीय पौधों से होती। तो मेरे प्यारे में शिक्षा बंधु, आप सभी लोग जानते हैं कुनैन नामक दवाई किससे प्राप्त होती है? सिनकोना के पौधे से होती, सिनकोना के वृक्ष से होती है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके साथ बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की। आपका हृदय एक दिन में कितनी बार धड़कता है? 25,000, 1,00,000, 36,000, 3600, सॉरी 1,03,680 रुपये, 80 बार या 58,000 बार या 1,25,000 बार। तो आप कह दें एक दिन में, तो 1 मिनट में केवल 72 टाइम्स होता है। इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 घंटे का निकल आएगा आपका। फिर इसमें आपका 24 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपका निकल आएगा 1,03,680 बार्स। तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन वह हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की। रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। तो देखिए विटामिन से प्रश्न आएगा, एक प्रश्न आना है। मैं नहीं कह सकता, विटामिन ए से भी आ सकता है, डी से, सी से, बी से, ई से, के से, इन सभी से विटामिन से आ सकता है। लेकिन विटामिन में आप जानते हैं विटामिन बी और सी क्या होते हैं? ये जल में घुलनशील होते हैं। और विटामिन ए, डी, ई के एडक ये वसा में घुलनशील होते हैं। ये दो चीज़ें तो नॉर्मल जानना चाहिए। लेकिन अगर रिकेट्स रोग पूछा जा रहा है किसकी कमी से होता है, तो ये भी भली भांति आपको पता होना चाहिए, विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम अगर पूछा जाता है तो आपसे बनना चाहिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है, पर इसकी तंत्र के निम्नलिखित घटकों में से कौन जैव अजैव जगत के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है? तो मेरे सभी लोग जानते हैं जैव अजैव, क्योंकि घटक पूछा जा रहा है। घटक में जैव और अजैव जगत के बीच मध्यस्थता का कार्य पूछा जा रहा है। तो क्या वह उत्पादक है, वियोजक है, उपभोक्ता या आवास है? कौन सा हो जाएगा? सभी लोग कमेंट कीजिएगा जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं, आप सभी के माता पिता को प्रणाम और नमस्कार करते हैं। वियोजक अपघटक क्रिया द्वारा जैव पदार्थों का जो है मध्यस्थता का कार्य करता है वियोजक, जिसमें जैव मंडल का संतुलन सदैव समान रहता है। वियोजक में जैव मंडल का जो है संतुलन हमेशा समान रहता है। चिपको आंदोलन का मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वन कटाई, इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग बताइएगा चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध किया गया है? कोई भी आंदोलन हो, एक आंदोलन से प्रश्न आना है मेरे प्यारे मित्र। अब मैं ये नहीं कहता कि आपका चिपको आंदोलन से ही आएगा, चिपको से आ सकता है, अपिक्को से आ सकता है, पर्यावरण से आ सकता है। जो भी 6-7 आंदोलन हैं सभी को पढ़ना है। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत तो सबसे पहले सभी लोग जान लीजिए कि उत्तराखंड से हुई है। उत्तराखंड जो आपका उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और जिले में एक चमोली जिला आता है। उत्तराखंड में चमोली जिला है। चमोली जिले में वन कटाई के विरुद्ध हुई थी। तो वन कटाई के विरुद्ध, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे बनना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन सर्वोपरि है, आपका सटीक उत्तर देना सर्वोपरि है, शर्मान है। रेड डाटा बुक जानवरों की जानकारी देता है, लुप्त, संकटापन्न, खतरनाक या बिरली। अगर आज आप मेहनत नहीं कर रहे तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने माता पिता के साथ धोखा कर रहे हैं। इसलिए आज अभी से मेहनत में लग जाइए, प्रिपरेशन में लग जाइए, तैयारी में लग जाइए, तभी आपका सिलेक्शन एक सरकारी सीट पक्की होगी। क्योंकि एक ईंट को पक्का होने के लिए कितने सारे चीज़ों को झेलना पड़ता है, मिट्टी के साथ साथ उसके पता नहीं उनमें बालू क्या क्या डाला जाता है, उसको पैरों तले कुचला जाता है, तब वो जाके फिर सांचे में ढलता है, धूप सेंकता है, धूप के बाद फिर आग से तपन हो, तब जाके ईंट बनता है और ईंटों से घर बनता है। तो समझ लीजिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी साथियों। रेड डाटा बुक की जानकारी कौन देता है? तो रेड डाटा बुक किसकी जानकारी देता है? जो संकटापन्न जीव होते हैं। संकटापन्न मतलब से क्या होता है? जो खतरे के निशान पर होते, जो लुप्त होते जा रहे हैं या लुप्त होने के कगार पर है, उनको संकटापन्न पे कैटेगरी पे रखा जाता है। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा? आपको पता है खाद्य जाल से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो खाद्य जाल का हमें बिल्कुल पढ़ना है। और हर एक टॉपिक से जो हम करने वाले हैं, खाद्य जाल से सारे प्रश्न करेंगे जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए, चाहे सी टेट, यूपी टेट, रीट एग्जाम हो, सभी टीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और कोई जरूरी नहीं हम सी टेट की तैयारी कर रहे तो यूपी टेट के प्रश्न देखें, रीट के प्रश्न देखें, बिल्कुल देखना है। जितने ज़्यादा प्रश्न को ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे, उनका सटीक आंसर देंगे, उतनी ज़्यादा बेस्ट तैयारी होगी। तो किसी श्रृंखला में जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वह हमेशा क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है। क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता क्या करते हैं? हरे पेड़ पौधों, घास से उनका भोजन प्राप्त होता है, जैसे बकरी, गाय, ये क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होगी। इसके बाद बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध मिलावट रहित होते हैं, प्रोटीन समृद्ध होते हैं, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं या आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य होते हैं। क्या होगा आपके नज़रिए से, क्या होंगे? क्योंकि आप सभी लोग शिक्षा बंधु हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाले मार्गदर्शक हैं। तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है साथियों जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1991 में, कब है? भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 1991 में यह आरंभ किया गया था। इको मार्क, यह चिन्ह ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जिसका उत्पादन पर्यावरण के अनुकूल होता है। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? अक्सर पूछा जाता, चाहे एमपी टेट हो चाहे सी टेट हो। भोपाल दुर्घटना एक ऐसी दुर्घटना है जो पूछी जाती है। तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। इसमें MIC अर्थात मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, यहाँ पे कर देना। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ साथियों, और कई बार मैंने आपसे जिक्र किया और बताया भी, हमने चर्चा भी किया है कि वन महोत्सव कार्यक्रम जो है कब मनाया जाता है। वन महोत्सव कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष जुलाई के फर्स्ट वीक को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस राज्य से हुई, ये भी आपका प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है। तो इसकी शुरुआत दोस्तों उत्तराखंड राज्य से हुई थी। वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत अगर पूछी जाती है, ये सारा डाटा डिटेल आपसे बनना चाहिए। और ये देखने के बाद तो बिल्कुल रट जाएगा, मन के अंदर आप ग्रहण कीजिए, बिल्कुल मन में फिट होगा, आपके दिमाग में, मेमोरी में सेव हो जाएगा। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं होते हैं, पढ़ें ऐसे जो दिमाग और मनन से आपके अंदर एब्जर्व हो जाए। जैसे मिट्टी पानी को सोख लेती है, वैसे ही आपको ये ज्ञान, ये नॉलेज सब आपके माइंड पे सोख लेना है, एब्जर्व कर लेना है। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, तो साथियों 8 ग्रह टोटल हमारे होते, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 8 ग्रहों में 2 ग्रह के ऐसे नाम जिनके उपग्रह ना हो। जैसे हमारे किस ग्रह में हम रहते हैं? पृथ्वी में रहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। तो किसके पास चंद्रमा नहीं है? 2 ग्रहों का नाम बताना है। और वह हमारे बुध और शुक्र पास कोई चंद्रमा नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। क्योंकि सौर मंडल में बुध शुक्र ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है, अन्य सभी ग्रहों की उपग्रह है। और सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह, ये आपसे बनना चाहिए। पिछली क्लास हमने किया था, अगर आपने नहीं देखा तो जाइए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। धारता चालीसा क्या है? अक्सर कई बार रिपीट हुआ था। धारता चालीसा 40
डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली एक हवा है जिसे हम धारता चालीसा बोलते हैं, क्योंकि चालीसा मतलब 40 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध चलता है। इसकी गति बहुत अधिक होती है, इसलिए इसे हवा को धारता चालीसा के नाम दिया गया और इसे बोला जाता है। अब बताइए इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, 3 रेखाओं से एक प्रश्न बनता है साथियों, ये याद रखिएगा। जो चीजें बता रहा हूं अगर ये पढ़ लिया आपने, 25 से प्लस अंक आपके ईवीएस में कभी नहीं आने वाला है, ये याद रखिएगा। बस जो चीजें बता रहे हैं वो आपको करते जाना है, माइंड के मेमोरी पे सेव करते जाना है। तो किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, पहले ये जान लेते हैं। कर्क रेखा आपके किससे? उड़ी झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, इनसे होकर गुजरती। टोटल 8 ऐसे राज्य जहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, लेकिन उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, ये आपको ध्यान देना है। 8 राज्यों के इसलिए हमने नाम बताया ताकि आप अगर पूछे जाता है कौन सा नहीं हो तो ये आपसे बनना चाहिए कि मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इनमें क्या है कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला जो प्रश्न है कि लाइकेन जो संकेतक होता है किसका होता है? तो लाइकेन जो संकेतक होता है वायु प्रदूषण का होता है। लाइकेन वायु प्रदूषण का मुख्य संकेतक माना जाता है। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों विश्व एड्स दिवस, दिन और दिनांक से एक प्रश्न रखा हुआ है और आने वाले टॉप 50 क्वेश्चन हम दिन और दिनांक से करेंगे जो अभी तक सी टेट, यूपी टेट, रीट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं या पूछे जा सकते हैं या रिपीटेड प्रश्न हैं, सारे हम टॉप 50 या टॉप 100 एमसीक्यू चलाने वाले। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है प्यारे मित्र? तो सभी लोग जानते हैं 1 दिसंबर को। 1 नंबर को तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस होता है, लेकिन 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी न्यू ईयर होता है। तो अन्य डेटों को भी हमें जानकारी होना चाहिए, डिटेल्स हमें पता होना चाहिए। और एड्स का पूरा नाम अगर पूछा जाता है तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला जो प्रश्न दिया कि माउंट एवरेस्ट एक किसका भाग है? अक्सर पूछा जाता है। माउंट एवरेस्ट सभी लोग जानते हैं कि नेपाल का भाग है और एवरेस्ट पर्वत का दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर होता है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। 8848 मीटर कहाँ पर है? नेपाल पर। अक्सर पूछा जा रहा है कि अन्य मृत जंतुओं पर जीवन का निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है स्कैवेंजर। इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है मेहतर। मेहतर भी कहीं कहीं आ सकता है। मेहतर अर्थात जो गंदगी को साफ करता है। इसके अंतर्गत बाज, गिद्ध, चील, शेर, मक्खी ये सारे आते हैं। इनके एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं कि मेहतर कौन से जीव हैं, ठीक है, स्कैवेंजर कौन कौन से जीव हैं, गंदगी साफ करने वाले कौन कौन से जीव हैं। किसी भी प्रकार से प्रश्न आए लेकिन उत्तर वही होगा जो आप सटीक करेंगे, सही देंगे। इन्हीं से इर्द गिर्द ही पूछा जाएगा, घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, इसलिए पूरा डिटेल्स के साथ यहाँ पे चर्चा की जा रही है, डिस्कस किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? WWF, पेटा, WHO या यूएनएफसी? तो सभी लोग जानते हैं जो ऐसी संस्था जो पूरे विश्व में पर्यावरण की सुरक्षा करती हो और देखभाल करती हो उसको हम UNFCCC बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन रूपरेखा पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पूरे विश्व में पर्यावरण की सुरक्षा की देखभाल करती है। यह 21 मार्च 1994 से प्रभाव में आया है और इसके अंतर्गत टोटल 179 राष्ट्र आते हैं, देश आते हैं। अगला, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? अगर आप कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं तो सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि जब दवा का छिड़काव होगा तो विषैले रासायनिक कण हवा में मिलेंगे जो प्राणियों जीवों के स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण का भी हानि पहुंचती है।
लवण जो अवशोषण करता हो, ऐसा लवण तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। वे लवण जो जल का अवशोषण करते हैं उनको आपका हाइग्रोस्कोपिक लवण बोला जाता है। और ये ऐसे लवण होते हैं जो आसपास के जलीय अणुओं को भी अवशोषित कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि लिंडनमैन के अनुसार खाद्य श्रृंखला के एक स्तर से दूसरे स्तर में कितने प्रतिशत की ऊर्जा स्थानांतरित होती है? तो 10% का नियम आपने पढ़ा ही होगा। 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का रीजन और कारण क्या होता है? अक्सर आप देखते होंगे महासागरों में जल की वृद्धि क्यों होती जा रही है। उसका रीजन हो ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, क्योंकि बर्फ पिघलेगा तो जल स्तर बढ़ेगा, जल स्तर सबसे निचले स्तर में जाएगा, निचले स्तर अर्थात समुद्र में जाएगा। तो वैश्विक ऊष्मान अर्थात गर्मी के प्रभाव से ध्रुवीय प्रदेशों में जो जमी बर्फ है, ग्लेशियर और तेजी से पिघल रहा है, और इसी का कारण है कि महासागरों में जल स्तर की वृद्धि हो रही है। और धीरे धीरे क्या है, स्थल में कमी आ रही है और जल स्तर में वृद्धि हो रही है। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम किसके प्रयोग को रोकते हैं? देखिए, प्रदूषण रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं भारत और दूसरे देशों में भी। इसके लिए प्लास्टिक के थैलों को रोका गया है। भारत तथा दूसरे देशों में प्लास्टिक को प्रतिबंध किया गया, क्योंकि प्लास्टिक मृदा प्रदूषण जो होता है इसका मुख्य कारण माना जाता है, क्योंकि ये न तो इसका नष्ट किया जा सकता है, ना ही कुछ किया जा सकता है। इसका नष्ट करना बड़ी थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये एक कमी है इसमें नष्ट करने के लिए। अगर इसका उपाय सूझ जाता है तो बेस्ट है। विश्व ऊष्मायन के एक प्रमुख कारक क्या माना जाता है? तो विश्व ऊष्मायन का वाहनों से निकली गैस जो होती है, जिसे हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, इन गैसों की मात्रा वायुमंडल में अत्यधिक बढ़ जाती है और इसी के कारण पृथ्वी में परावर्तित विकिरण वायुमंडल में नहीं जा पाती, इसलिए पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। और ग्रीन हाउस गैसें जैसे वाहन से, फ्रिज से निकली हुई, वाहन से निकली हुई, लकड़ी से जलाने से, ये सारी चीज़ें जो निकलती हैं वह विश्व ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापते हैं तो बहुत ही सिंपल सा बात है, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में नापी जाती है, इसे डीबी नोट करते हैं। और समान मनुष्य के लिए 80 डीबी डेसिबल से ऊपर की ध्वनि शोर मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है? कागज, धातु, कपड़ा, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक हानिकारक होता है ज़्यादातर देखा जाए तो। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी कहलाती? तो H2S गैस कहलाती है। इसके बाद अक्सर जो प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, कई बार पूछा गया कि क्वाशियोरकर नामक रोग किसकी कमी से होता है? रोग से एक प्रश्न आएगा ही, कोई जरूरी नहीं क्वाशियोरकर ही आ सकता है, कोई भी रोग से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सारे रोगों से प्रश्न आपसे आना चाहिए, बनना चाहिए। तो क्वाशियोरकर नामक रोग जो होता है वह किसकी कमी से होता है? सभी लोग बताइए। प्रोटीन की कमी से होता है। शरीर का विकास नहीं हो पाता है, शरीर का विकास अर्थात प्रोटीन। लौंग एवं केसर किस पौधे के भाग से तैयार किया जाता है? लौंग और केसर किस पौधे के भाग से तैयार किया जाता है? ये आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके हमें बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। और 30 में से आप लोगों ने कितना स्कोर प्राप्त किया ये भी आप सभी लोगों को कमेंट करना है। आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पे, अगले प्रैक्टिस सेट पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।